हेलो स्टूडेंट्स, ये केस स्टडी का एपिसोड नंबर 3 है और मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर इजहारुद्दीन। अगर आपने अभी तक इससे पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे हैं केस स्टडी के, तो प्लीज़ पहले आप उनको देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद ये लगाइए। और अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये केस स्टडी हमारी कुछ सैटेलाइट टावर्स एंड हिमालयाज़ को लेकर है। क्या ये कुछ पिक्चर दे रखा है इसके अंदर, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस ऐसे समझते हैं कि सैटेलाइट इमेज दिखाई गई है हिमालय माउंटेन की, और इसके अंदर कुछ सिग्नल टावर्स लगे हुए हैं यहाँ पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर विद द हाइट 50 मीटर विद द फुट ऑफ द हिल। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका मैं फिगर बना लेता हूँ। तो फिगर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक पेज लेता हूँ मैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये आप ले लीजिए माउंटेन, है ना, या हिल ले लीजिए, ठीक है। और ये क्या ले लीजिए, टावर ले लीजिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, ये आपका टावर है और ये क्या है, हिल है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, है ना, कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। कितने डिग्री है, 60 डिग्री, राइट। और क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अच्छा वो कितना है, 60 डिग्री है। हिल के किससे, फुट से है। एंड हाइट कितनी है इसकी, 50 मीटर। इसकी हाइट कितनी दे रखी, 50 मीटर। और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, इसके फुट से 30 डिग्री है। क्लियर। इसे नाम दे दो ABCD। क्लियर, ये बन गया फिगर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड टावर। अच्छा, हिल एंड टावर के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यही तो होगा। क्लियर। तो देखिए कैसे बताएंगे इसको। बताने के लिए आप ये वाला ट्राइंगल लीजिए, क्योंकि इसमें 50 मालूम है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 50, और ये क्या ले लो आप, AC। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो ये हो गया 50 अपॉन AC। तो AC की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 50√3। पहले का आंसर ये हो गया आपका। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो इसमें से एक करना है अपने को, लेकिन मैं दोनों करा देता हूँ। कि फाइंड द हाइट ऑफ द हिल इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द हिल एंड द टावर इज़ 50√3। अच्छा, वो बोला है कि अगर इन दोनों के बॉटम का डिस्टेंस कितना हो, 50√3 है, तो अपने को हिल की हाइट बतानी है। किसकी, हिल की हाइट। तो इसके अंदर ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए ACD। तो क्या लगाएंगे, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हिल की हाइट h मान लो, और बेस कितना हो गया, 50√3। ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो h अपॉन 50√3। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 50√3 तो ये हो गया h इज इक्वल टू 50 इंटू 3, √3 होता है, 3 5 ज़ा 15, तो 150 मीटर आ जाएगा। कितना, 150। दो मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द हिल। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से टू द टॉप ऑफ द हिल, ये बताना है अपने को, टॉप ऑफ द हिल। क्लियर, ये डिस्टेंस बतानी है। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए इन्फॉर्मेशन अलग है। इसके लिए हमारे पास, अगर आप इसको रेफरेंस मानेंगे, किसको, 50√3 को, तब आप निकाल सकते हैं। और उससे हमारे पास हिल की हाइट भी आ चुकी है, तो जो चाहे आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो ये लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन लगा दीजिए। तो इसके अंदर क्या लगा सकते हैं, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आया था, 150, हिल की हाइट कितनी आई थी, 150, और इसको आप x मान लीजिए, इसकी डिस्टेंस को क्या मान लीजिए, x। तो ये हो गया √3/2, 150 अपॉन x। तो √3x किसके बराबर हो गया, √3x इज इक्वल टू हो गया 300, तो x इज इक्वल टू 300 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज कर दीजिए, √3 अपॉन √3, तो हो गया 300 √3 अपॉन 3, 3 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 100√3। कितना आ जाएगा, 100√3। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन आपका, ये भी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल टू द टॉप ऑफ द टावर। अच्छा, हिल के फुट से और टावर के टॉप का तुम्हें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल टू द टॉप ऑफ द टावर, ये डिस्टेंस बतानी है अपने को,
है ना। तो ये डिस्टेंस देखिए, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस लग जाएगा इसके अंदर। तो क्या लगाएंगे इसके अंदर, साइन 30, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 50, है ना, और हाइपोटेन्यूस y मान लो, इसका कितना मान लो y, इसकी वैल्यू होती है √3/2 साइन, नहीं इसकी वैल्यू होती है 1/2 साइन 30 के 50/y, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 100, राइट। तो देखिए जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, यहाँ से क्वेश्चन केस स्टडी की फॉर्म में ही आएगा, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वन डे चिल्ड्रन इनवाइट सम फ्रेंड्स इन देयर, अच्छा इन्होंने कुछ घर में बुलाया है इंडोर गेम खेलने के लिए, तो वो कुछ लूडो टाइप है, इसके अंदर डाइस पे नंबर दे रखे हैं 2 3 5 7 AB। क्लियर। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन अल्फ़ाबेट। तो देखिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6, तो n ऑफ s इज इक्वल टू कितने हो गए 6 हो गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट इसके अंदर 2 ही हैं, तो n ऑफ e कितने हो गए 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फ़ाबेट कितना हो गया, अब लिखना तो आता ही है तुम्हें, मैं शॉर्ट में करा देता हूँ। n ऑफ e ऊपर आएगा, n ऑफ s कितना आएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 1/3। क्लियर। 2 नंबर का है, आपको प्रॉपर लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, और लैंग्वेज में लिखना है। ई क्या लिखना है अपने को, ई लिखना है गेटिंग एन अल्फ़ाबेट, गेटिंग एन अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो अभी तो आपका सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं इसको फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन प्राइम नंबर, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से इवेंट लिखेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर प्राइम नंबर, एक बता देता हूँ क्वेश्चन इस तरह से, है ना। फिर एन ई का सेट लिखेंगे कि प्राइम नंबर में कौन कौन आएगा इसके अंदर 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर 2 3 5 7 ये सभी प्राइम नंबर हैं, तो एन ऑफ ई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये सब आपको अपने आप से लिखना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो कितना हो गया 4/1 2 3 4 5 6 4/6, तो ये हो गया 2/3। क्लियर, ये भी हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट। तो इसके अंदर कॉन्सोनेंट कौन है, वैसे ए ई आई ओ यू होते हैं, तो सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कॉन्सोनेंट 1/6, है ना। लेकिन आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। अगला क्या है, व्हेन वी हैव नो रीज़न टू बिलीव दैट वन इज़ मोर लाइकली टू अकर देन दी अदर, देन व्हाट इज इट सेड। हाँ, अगर कोई भी इवेंट इक्वली लाइकली है तो उसके जो आउटकम्स होंगे क्या होंगे, आउटकम्स वो भी क्या होंगे, इक्वली लाइकली होंगे। इक्वली लाइकली का मतलब अगर एक आउटकम्स आ रहा है तो उसके आउटकम्स के आने पर वो किसी दूसरे इवेंट पर क्या नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। दूसरे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे हेड और टेल है, जब आप इसमें आउटकम्स लेकर आते हैं तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। मतलब अगर हेड आएगा तो पक्का टेल नहीं आएगा, और टेल आएगा तो क्या नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा। तो मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं वो। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन अ सर्कल। ये बोर्ड पर कुछ 2 टेंजेंट बना रखी है, एक टेंजेंट इधर बनाई है, ये सर्कल बनाया है यहाँ पर, ठीक है। और ये कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ये टीचर इनको पढ़ा रही है, और इसके अंदर क्या लिखा है कि सपोज ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, ये कोई सर्कल बना देता हूँ, ये इसका सेंटर क्या है, ओ है। क्लियर। सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी ले लेता हूँ मैं 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना ले लो 5 सेंटीमीटर, है ना। टी इज़ अ पॉइंट सच दैट ओ टी इज इक्वल टू 13, तो टी कहीं बाहर होगा यहाँ पर, ठीक है। ये टोटल कितना है 13, तो 13 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 7 8 5 13, तो 8 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। पूरा 13 है यहाँ से यहाँ तक। अब क्या बोला है कि ओ टी इंटरसेक्ट द पॉइंट ए। अच्छा, ओ टी जो है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पर कर रहा है, एंड ए बी इज़ अ टेंजेंट, और ए बी क्या है, कोई टेंजेंट है टू द सर्कल। अब ये भी कैसे पता चलेगा, तो या तो आप यहाँ से टेंजेंट डालिए, है ना, यहाँ से टेंजेंट डालिए तो पता चलेगा, ये आपका ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, फिगर बन जाएगा इसका। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट टी। अच्छा, टी से ये अपने को क्या बतानी है, टेंजेंट बतानी है, तो इसे टी पी मान लो। तो ये तो बहुत आसान है। तो देखिए ये 90 डिग्री होता है, ये पूरा 13 है, ये 5 है, तो 13 5 हो, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। पी टी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये हाइपोटेनियस इसके सामने है, तो 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 13 का 169, 5 का 25, 144, और 144 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, पी टी इज इक्वल टू 12 आ जाएगा आंसर इसका। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ए बी इफ़ द लेंथ ऑफ द
टेंजेंट एट पॉइंट इज 12 लो, उसका आंसर जो तुमने निकाला तो वो तो पहले से दे रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप नोटिस करेंगे ये और ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट आपने डाली, ये x है तो ये भी कितना होगा x, तो ये कितना बचेगा 12 माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा 12 माइनस एक्स। ये 5 है, ये पूरा 13 है, तो ये कितना बचेगा 8 बचेगा। तो इस वाले ट्राइंगल में AET में पाइथागोरस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? पाइथागोरस। 90 के सामने कितना हो गया 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे 12 का 144 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 का 24x और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 144 माइनस 64 इज इक्वल टू 24x। तो ये कितना बचेगा? 0 हो जाएगा, 14 बचेगा, 8 बचेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/24, है ना। 8 से काटिए, 8 से 10 जा और 8 3 जा, तो ये कितना आ गया 10/3 आ गया। तो इतना हिस्सा 10/3 आया है और ये इसका डबल पार्ट है AB, तो AB क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो 10 2 जा कितना हो जाएगा 20/3। इसका आंसर कितना आ जाएगा 20/3 आ जाएगा आंसर। अगला है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट O से कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। आप क्या लिखेंगे? देयर इज नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट T? हाँ, तो लिख देंगे देयर आर 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T। तो ये 3 केस स्टडी हो गई। चलिए अगली केस स्टडी करते हैं, अगला सैम्पल सेट लगाते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट लगाते हैं, जितने ज़्यादा केस स्टडी कर लेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर है आपके लिए। देखिए ये केस स्टडी है आपकी, ये गोकुलधाम सोसाइटी है, टप्पू सेना, पता ही होगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इन्होंने क्या कर रखा है, सच दैट दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर एंड ऑल्सो प्लांट द ट्री अलॉन्ग द बाउंड्री। अच्छा, ये बाउंड्री रास्ता बनाया है इन्होंने, गोकुलधाम सोसाइटी का पार्क है, ये रास्ता बनाया है। और इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन पोपटलाल सजेस्टेड दैट द पाथ शुड बी कंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन से पाथ को क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। अब बोला है पहला क्वेश्चन, इफ़ द पेयर ऑफ इक्वेशन इतने इतने हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन देन व्हाट विल बी द कंडीशन। अरे ये तो बहुत ईजी है, इसकी कंडीशन क्या होगी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये किसकी कंडीशन होती है बताइए? इनफाइनाइट सोल्यूशन की। किसकी? इनफाइनाइट सोल्यूशन की। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर द टू पाथ्स विल क्रॉस ईच अदर और नॉट। अच्छा, ये इनको चेक करना है कि ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे। तो अभी चेक कर लेते हैं। तो देखिए A1 हो गया 1, A2 कितना हो गया -2, B1 हो गया -3 और ये कौन हो गया 6 और ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 5। अब चेक करते हैं, देखो 3 2 जा ये तो होगा, तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है 2/5 के, है ना। तो ये क्या कंडीशन आ रही है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये पैरेलल लाइन है, तो हम क्या बोलेंगे? नो दे विल नॉट क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको कौन से मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे इसको। देखिए फटाफट लगाते हैं इसको। ये क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -122 और ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 142। ये तो क्वेश्चन है ना। अच्छा, इसमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो आप क्या करिए, किसकी वैल्यू निकालूँ मैं? क्या बात है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का, इज इक्वल टू 3y, है ना। तो यहाँ से 2x प्लस 122/3 इज इक्वल टू y। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो 3x प्लस 2, y की जगह क्या आएगा 2x प्लस 122/3 और इज इक्वल टू 142। तो ये हो गया 3x प्लस 3 2 2 4, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं इसे, 3 एलसीएम लेंगे, ठीक है। 3 क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो 3 3 9x, 3 3 क्या हो गया 9x प्लस 2 2 4x प्लस 244, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो 9 और 4 कितना हो गया 13x और प्लस 244 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करो 3 2 6 और 14 दिया 42। तो ये हो गया 13x इज इक्वल टू 426 में से 244 क्या करते हो माइनस कर दीजिए। तो 13x इज इक्वल टू 6 में से 4 गए 2 बचेंगे, 12 में से 4 गए 8 बचेंगे और 3 इसमें 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। तो ऐसे x इज इक्वल टू कितना हो गया 182/13। तो ये होगा 13 बन जाए 13
और कितने बचेंगे 5, 13 चौका 52, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, वो x की वैल्यू यहाँ रख दो उठा के, तो 2 × 14 और प्लस 122/3 इज इक्वल टू वाई, तो 14 दूनी 28 है ना, और प्लस 122/3 इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 8, 28 जाएंगे 30 और 2 50, 150 हो जाएगा, 150 3 से, तो 3 से 50 आ जाएगा, 3 5 15, तो y की वैल्यू 50 आ जाएगी। क्लियर, वेरी गुड। अब देखिए इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड से करना है, ये आप खुद से करेंगे एलिमिनेशन, है ना, एलिमिनेशन मेथड आप खुद से करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द नियर टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच अप्रोच टू द फुट ऑफ द टावर यूनिफॉर्म स्पीड 6। अच्छा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो देखिए कैसे, ये कोई टावर है, कार जो है किसकी तरफ लीड कर रही है, टावर की तरफ। क्लियर, अभी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है, कितने डिग्री है इसका 30 डिग्री। तो जैसे ही वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी 6 सेकंड के बाद, तो मान लो 6 सेकंड के बाद ए से बी पर आ जाती है वो, है ना, तो उसका एलिवेशन इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, कितने डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री दे रखा है, और होज डिस्टेंस इज़ 5 सेंटीमीटर, उसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है यहाँ से 5 मीटर दे रखी है। क्लियर, टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार टू फाउंड होज डिस्टेंस इज 5 मीटर। क्लियर, अब देखिए इसको सी मान लो, इसको क्या मान लो ए बी सी डी, इसको डी मान लीजिए, तो ये इस तरह से तुम्हारा क्या बन जाएगा, फिगर बन जाएगा। क्लियर, पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है, तो टावर की हाइट आप क्या मान लीजिए एच ले लीजिए, तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो h/5, तो h इज इक्वल टू 5√3, पहले का आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल है यहाँ से, है ना। अब देखिए फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ 5√3। अच्छा 5√3 तो वैसे ही आ गया है ना, उन्होंने और दे रखा है, बताइए आंसर ही दे रखे हैं उसके अंदर, तो खाली सॉल्व करना बाकी है। तो अपने को ये बताना है कि फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच, अच्छा ये आगे तक का तुम्हें टाइम बताना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है 6 सेकंड्स है ना, तो हमें डिस्टेंस में रिलेशन पता होना चाहिए। देखिए एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन है वो मालूम है कि ये डिस्टेंस जो होती है वो इसकी हाफ आती है, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में 6 सेकंड लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना सेकंड लगेगा 3 सेकंड लगेगा, है ना। ये तो तुम्हें पहले से ही पता है, कई बार प्रैक्टिस कर चुके हो, लेकिन तुम्हें डिस्टेंस पहले निकाल कर दिखाना पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए इस वाले ट्राइंगल में tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन ए सी, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये हो गया 5√3 अपॉन ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू √3 5 3 कितना आ गया 15, ये ए सी की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई ए सी की। अब इसी के अंदर हम tan 60 लगाएंगे इस वाले ट्राइंगल के अंदर, तो tan 60 हो गया 5√3 अपॉन बी सी, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो 5√3 अपॉन बी सी, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बी सी कितना आ जाएगा 5। अब देखिए ज़रा बी सी जो है ना, बी सी वो ए सी का क्या है, अच्छा इसको सॉल्व करिए। देखो ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, ए सी को मैं लिख सकता हूँ, ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, है ना, ए बी प्लस बी सी, और ए सी किसके बराबर है 15, और ए बी मुझे बताना है, और बी सी कितना है 5 है, तो यहाँ से 15 - 5 इज इक्वल टू कितना आ गया ए बी, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब देखो बी सी की वैल्यू कितनी है 5 और ए बी की वैल्यू कितनी है 10, तो बी सी जो है वो ए बी डिस्टेंस का क्या है हाफ है, तो टाइम भी हाफ हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड है 2 3 कितना हो जाएगा 3 सेकेंड्स हो जाएगा इसका आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द एंगल देन इट विल बी लॉजिकली करेक्ट, कतई गलत, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। अगर आप 60 इधर कर देंगे 30 इधर कर देंगे तो कैसे पॉसिबल है, टावर की तरफ जब आप चलते हैं ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है, तो आप क्या बोलेंगे इट इज़ लॉजिकली इनकरेक्ट बिकॉज टेंडिंग टूवर्ड्स द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलवेज इंक्रीजेस। अच्छा अगला क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर टू द कार इन विच इट मेक एन एंगल 60 डिग्री। अच्छा ये बताना है,
है ना। इस कार की यहाँ से डिस्टेंस बतानी है। तो देखिए परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनियस है तो साइन लगा दीजिए, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस x मान लीजिए, कितना मान लीजिए x। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये हो गया 5√3/x, √3 से √3 कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। होगी केस स्टडी। अगला देखिए, ये कोई डाइस दे रखा है, क्लियर। तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डाइस दे रखा है तो जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये लिखा है इसके अंदर कि ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन आंसर दी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ एन इवन नंबर। अच्छा, यहाँ पे 2 डाइस दे रखे हैं, तो 2 डाइस जब दिए होते हैं तो एन ऑफ एस कितना होता है 36 होता है टोटल आउटकम्स जो है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द इवन नंबर, इवन नंबर का सम है ना, सम एज एन इवन नंबर। सम जो है वो क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। अब इवन नंबर 1 के साथ क्या आएगा 3, 1 के साथ क्या आएगा 5, 1 के साथ और क्या आएगा, इवन नंबर आने के लिए नहीं आएगा। फिर 2 के साथ क्या आएगा, 2 के साथ आएगा 2, 2 के साथ क्या आएगा 4, 2 के साथ क्या आएगा 6, क्लियर। 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 1 भी आ सकता है ना। और 2 के साथ हो गया, 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है। 2 अगर आप ऑड लेंगे तो उनका सम इवन ही होता है ना। 3 के साथ 5 भी आ सकता है ना। 4 के साथ 2 आ सकता है, 4 के साथ 4 भी आ सकता है, 4 के साथ 6 भी आ सकता है, 5 के साथ 1 आ सकता है, 5 के साथ 3 आ सकता है, 5 के साथ 5 आ सकता है, क्लियर। और 6 के साथ तुम्हारे पास 2 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ 6 आ सकता है, क्लियर। तो कितने हो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 6 3 18। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू 18/36। टोटल आउटकम्स नीचे आएंगे और फेवरेबल ऊपर आएंगे, तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आएगा 1/2। देखो आंसर भी इसमें दे रखे हैं, 1/2 आ रहा है आंसर। अगला क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द प्राइम नंबर, गेटिंग द सम एज अ प्राइम नंबर। अच्छा, सम क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर का क्या क्या हो सकता है, 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 1 के साथ 2 आ सकता है क्योंकि 3 होता है ना सम, तो 3 हो जाएगा। और 1 के साथ और क्या आ सकता है, 1 के साथ 4 नहीं 4 आ सकता है ना। 1 के साथ 3 नहीं आ सकता, 1 के साथ 5 नहीं, 1 के साथ 6 आ सकता है, 1 के साथ क्या आ सकता है 6 आ सकता है ना। 2 के साथ 1 आ सकता है ना। और 2 के साथ 3 आ सकता है, और 2 के साथ 4 नहीं आ सकता, 5 आ सकता है 2 के साथ, है ना। 6 नहीं आ सकता 2 के साथ। और 3 के साथ क्या आ सकता है, 3 के साथ 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 नहीं, 3 के साथ 4 नहीं आ सकता, 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, नहीं आ सकता, 3 के साथ 6 भी नहीं आ सकता। तो 4 के साथ क्या आ सकता है, 4 के साथ 1 आ सकता है, 4 के साथ 3 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, है ना। और 5 के साथ क्या आ सकता है, 5 के साथ 1 नहीं आ सकता, 2 आ सकता है, 5 के साथ 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 6 आ सकता है, 11 आ जाएगा ना। और 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 नहीं आ सकता क्योंकि 6 2 8 हो जाएंगे, 3 9 नहीं हो जाएंगे, 3 भी 4 भी नहीं आएगा, 5 भी 5 आ सकता है, 6 के साथ क्या आ सकता है 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना आएगा 15। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ रहा है इसके अंदर। तो 15 लिख लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 15/36। तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, देखो 5/12 आ रहा है आंसर इसका, क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ एटलीस्ट 10। कम से कम सम कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो देखो 1 के साथ तो 10 आ ही नहीं सकता, 2 के साथ भी 10 नहीं बन सकता, 3 के साथ भी नहीं, 5 के साथ बन सकता है। तो 5 के साथ 5 10, कम से कम 10 आना चाहिए। 5 के साथ 6 आ सकता है ना। और 6 के साथ 5 आ सकता है, और 6 के साथ 6 भी आ सकता है। ये वो सम है जिसमें कम से कम 10 तो है ही। तो 1 2 3 4 हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 4/36, तो 1/9। तो देखिए है ना, 4 9 36, तो 1/9 आएगा आंसर इसका। सम एटलीस्ट 10 आना चाहिए। तो 5 हो गया, 5 6 हो गया, है ना। और 6 अच्छा 4 भी तो आ सकता है, 4 के साथ 6 भी आ सकता है ना। और 6 के साथ 4 भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो 6 से कटेगा, तो 6 6 36, तो 1/6 आएगा। कितना आएगा 1/6। और देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डबलेट ऑफ द इवन नंबर। तो इवन नंबर के डबलेट कौन कौन होते हैं, 2 2 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा,
है ना, 6 हो जाए, ये तो आएगा। तो 3/36 तो 1/12, आंसर कितना आएगा 1/12 आएगा आंसर। तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अगला सेट लगाते हैं केस स्टडी का, फटाफट लगाते हैं, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए अगला सेट क्या है, इसके अंदर तुम्हें क्या दे रखा है, राम का ये कोई खेत है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म में, इसमें लेंथ इसमें परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ लेंथ इतना इतना दे रखा है। अच्छा, इसमें तुम्हें 144 मीटर ये मान लो और 84 मीटर ये मान लो, आप ये दे रखा है। ही वॉन्ट्स टू लीव द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर शेप। अच्छा, ये स्क्वायर शेप में इसने कुछ छोड़ रखा है, फिर इसके अंदर ये गेहूँ दिखाई दे रहे हैं। ओके, गेहूँ कर रहा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ये वेजिटेबल के लिए है। क्लियर, तो अपने को क्या बताना है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, है ना, डिस्टिंग, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या बात है, आप क्या बोलेंगे, थेल्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम है ये, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिस स्टेटमेंट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पहले का आंसर हो गया आपका। ऑप्शन क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर स्पेस। स्क्वायर स्पेस की तुम्हें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। अब ये तो गड़बड़ है यार, कैसे बताएंगे, ये 44 है, ये कितना है, ये 84 है, ये 144 है। स्क्वायर शेप को आप x मान लीजिए, इसके कितने मान लीजिए x। तो देखो इसमें दो ट्राइंगल कंसीडर करो, एक बड़ा वाला ट्राइंगल, एक छोटा वाला ट्राइंगल। ये 90 डिग्री, तो इसमें भी 90 डिग्री, ये कॉमन एंगल है। तो दोनों ट्राइंगल ABC और DE, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिमिलर। बताइए कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। ठीक है, पूरा लिखना है तुम्हें। ये 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, ये कॉमन एंगल है इसे, है ना। तो बताइए क्या आएगा, AB/AD इज इक्वल टू BC/DE इज इक्वल टू AC/AE, ऐसे निकल सकता है ये। तो AB कितना है 144 और AD कितना है 144 माइनस x, क्योंकि आपने ये x लिया है, तो ये कितना बचेगा 144 माइनस x। और BC कितना है, BC 84 है और DE कितना है x है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो कैसे आंसर आएगा, कैसे आंसर आएगा, ये हो गया 144x इज इक्वल टू 84 इंटू 144 और माइनस 84x। 84x को इधर ले आओ, तो 144x प्लस 84x इज इक्वल टू 84 इंटू 144, है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा इसे सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, 12 पंजे 72 12 सत्ते 84, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 84 कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो 84 कितने जा जाएगा, 2 जा 3 जा 3 84 कितने जा होगा, 8 दूनी 16 12 ले लो, कितना ले लो 12 कॉमन ले लो। तो 12 में 12 144 और 12 सत्ते 84, ये तो होगा, है ना। और इज इक्वल टू 84 इंटू 144, है ना। तो यहाँ से 12 7 कितने हो गए 19x, 12 7 कितने हो गए 19x। और ये कितना हो जाएगा आपका 84 इंटू 144, है ना। तो 12 सत्ते 84, तो 19x इज इक्वल टू 7 इंटू 144, है ना। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 इंटू 144 अपॉन 19। क्लियर, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसको डिवाइड करके लगभग कितना आना चाहिए, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका 53.04 आएगा। कितना आएगा 53.04। इसको डिवाइड कर लेना, इससे साइड आ जाएगी इसके। क्लियर, अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर कर लेंगे, 53.06 का स्क्वायर। स्क्वायर फील्ड का क्या बताना है, एरिया बताना है, तो आप इसका स्क्वायर कर लेंगे। खाली क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करनी है इसका, है ना। अगला क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड यूज्ड ग्रोइंग इन द वेजिटेबल। अच्छा, वेजिटेबल के लिए जो फील्ड यूज़ हुआ है उसका एरिया बताना है। तो आप कैसे निकालेंगे, इसमें से ट्राइंगल के एरिया में से, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ही हो गया आपका 84, हाइट ही हो गई, है ना। ट्राइंगल के एरिया में से इसका एरिया क्या कर देंगे, स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 2 से काट देना, 72 हो जाएगा। तो 84 का 72 से मल्टीप्लाई और माइनस 53.06 का जो स्क्वायर होगा वो इसमें से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा, ये आपका काम है। ठीक है,
ठीक है, चलिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन से वो हो ही गया तुम्हारा, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, गोल्ड कॉस्ट सोसाइटी के बारे में कुछ दे रखा है। अच्छा, सोसाइटी में क्या होता है कि जैसे बड़े शहर हैं, मुंबई वगैरह में सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि हम अपनी सोसाइटी को क्लीन करने के लिए कुछ लोग एक कमेटी बनाते हैं, ठीक है। उस कमेटी के अंदर इन्होंने 35 मेंबर को सेलेक्ट करा गया, जिसमें 25 जेंट्स हैं और 10 क्या हैं, लेडीज़ हैं। तो उसके लिए एक चेयरपर्सन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो कमेटी के मेंबर में से ही उनको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो उन्होंने पर्ची सिस्टम डाला है यहाँ पर, ठीक है। कुछ नाम लिख रखे हैं, बाकी सभी की पर्ची पड़ेगी। ये व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द ड्रॉन कार्ड इज़ दैट ऑफ द मैन। तो देखिए टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर आपके 35 हैं। कितने हैं, 35। और मैन कितने हैं इसमें, मैन आपके 25 हैं, ठीक है। एन ऑफ ई कितने हैं, 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सेलेक्टिंग अ मैन 25/35, 5 5 जा 5 7 जा, तो 5/7 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड। अच्छा, वुमेन होना चाहिए, तो वुमेन के लिए 1 में से माइनस कर दो, 5/7, तो कितना हो जाएगा 7। 7 में से 5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/7। या वैसे निकाल लो, वुमेन कितनी है, 10 हैं, तो 10 ऊपर और टोटल कितने हैं 35, 5 2 जा 5 7 जा, बात तो वही है। या तो 1 में से क्या कर दो, इसे माइनस कर दो। चेक वेदर द सम ऑफ द दीज प्रोबेबिलिटीज 1 और नॉट, बिल्कुल है, इन दोनों का सम निकाल दो, है ना। मैन के होने की और मैन के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैन के होने की कितनी है, 5/7, और मैन के ना होने की मतलब लेडीज़ होने की कितनी, 2/7, तो ये हो गया 7/7। 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, श्योर इवेंट के। क्लियर। तो देखिए अगली केस स्टडी क्या है, एक स्मॉल आइलैंड है, इसके इन द मिडल ऑफ द 10 मीटर वाइड रिवर। यहाँ से यहाँ तक कितनी चौड़ाई है इसकी, 10 मीटर है। 2 पॉइंट है पी और क्यू डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑन द बैंक। अच्छा, तो देखिए ये यहाँ पर कोई ट्री है, ये तुम्हारा पी और क्यू है, ये कोई, ठीक है। ये रिवर है, ये कितने मीटर है, 100 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। क्लियर। ये ट्री है आपका, ये तो दे रखा है। P and Q directly opposite to each other on the bank of the river. Point 3 are in the line. Suppose that the angle of elevation of the top of the tree from P and Q are 30 and 45. अच्छा, ये एंगल कितना है आपका, 30 है, और ये एंगल कितना है, 45 है। ये कितना है, 45 है। क्लियर। जैसे पी क्यू, इसे क्या मान लो आप, आर मान लो, इसे डी मान लो, राइट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की क्या बतानी है अपने को, हाइट बतानी है। तो हाइट बता दीजिए आप, हाइट h मान लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x ले लो, यहाँ से यहाँ तक क्या ले लो, y ले लो। तो इस वाले ट्राइंगल में देखिए tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो ये हो गया h/x। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, x/√3। एक h को ये रहने दो, या यहाँ से x निकाल लो। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, √3h। x इज इक्वल टू √3h। क्लियर। यहाँ से y निकाल लो। तो y कैसे निकालेंगे, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया h, और ये कितना हो गया y, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो h/y। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, h। क्लियर। अब देखो x + y अपने को 100 दे रखा है, कितना दे रखा है, 100। x कितना है, √3h, और वो कितना है, h इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से √3 + 1 h बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 100। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/√3 + 1। क्लियर। अब या तो इसे रैशनलाइज कर दो, वरना क्वेश्चन के अंदर हमें ये वैल्यू दे रखी है ना, ये वैल्यू रख दो 1.73। तो 1.73 + 1, तो ये कितना होगा, 100/2.73। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q टू द टॉप ऑफ द ट्री। यहाँ से इसकी क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। क्लियर। अब ये डिस्टेंस बताने के लिए हाइट पहले अपने को निकालना पड़ेगी। तो इसकी हाइट कितनी आएगी, ये देखो ये दे रखी है इसमें 36 पॉइंट, सॉल्व करोगे तो आपका 36.6 आएगी, लगभग 36.6। तो देखिए अपने को ये बताना है ना। इसको आप z मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, z। तो देखिए sin 45 इज इक्वल टू साइन परपेंडिकुलर हो गया 36.6 अपॉन हाइपोटेनस हो गया z। ये हो गया 1/√2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 36.6 z। तो z इज इक्वल टू कितना हो गया, 36.6 √2। ये आंसर हो गया इसका, है ना। √2 की वैल्यू आप लगा सकते हैं, √2 की वैल्यू 1.4 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो लगभग कितना आएगा, 51.75 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
इफ़ द एलिवेशन ऑफ द सन इज़ 60 डिग्री देन फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द ट्री। अच्छा, मैं इसको अलग से बना देता हूँ। ये मान लो ट्री है ना, एलिवेशन इसका कितना है 60 डिग्री है। कितने डिग्री है 60 डिग्री। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द ट्री, इसकी लेंथ बतानी है शेडो, ये वाला एक्स बताना है ना। और ये कितना है, ये कितना है 36.6। तो आप क्या करेंगे, tan 60 लगाएंगे। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस शेडो के लिए, तो √3/2 ये हो जाएगा 36.6 अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 3 और 1 10 है ना, अपॉन अभी नहीं आएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू कितना हो गया 103.√3। √3 की वैल्यू लगाकर इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर। तो देखिए, आर दी एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑलवेज एक्यूट। यस, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, तो इसलिए वो क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, ये आपका तीसरा एपिसोड कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।